Good morning friends, मैं प्रवेश कुमावत and we are discussing electrical machine. So today we are starting from BH curve. तो what is BH curve? तो BH curve को हम hysteresis curve, hysteresis loop curve भी बोलते हैं. BH curve is nothing. This is a simple graphical representation of B and H. तो B और H का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफ की फॉर्म में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं B और H के रिलेशनशिप में, वही BH कर्व है. तो हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं कि व्हाट इज B एंड व्हाट इज H. तो B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड H इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. B इज इक्वल टू फाई अपॉन A, इसकी यूनिट थी वेबर, और H इज इक्वल टू NI अपॉन L, इसकी यूनिट है एम्पियर टन पर मीटर. ओके, BH कर्व में लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि B और H के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, मीन्स B इज प्रोपोर्शनल टू H. मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, B इज इक्वल टू म्यू, B is equal to mu H, where mu is equal to mu नॉट इंटू म्यू आर. ये प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, जहाँ की म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और इसकी जो वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 है. म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम और एयर. तो वैक्यूम और एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 है. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H. ओके, तो हम देख रहे हैं कि B जो है वो डिपेंड करता है H के ऊपर. H इज नॉट डिपेंडिंग B इज डिपेंडिंग ऑन H. फर्दर हमने ये भी देखा कि H इज डिपेंडिंग ऑन I. तो मैं कह सकता हूं कि B इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन करंट I. सप्लाई करंट I के ऊपर ये B डिपेंड कर रहा है. H इज इक्वल टू NI अपॉन L. अगर मैं नंबर ऑफ टन्स, अगर एक कॉइल लेता हूं, कॉइल सेक्शन है, तो उसका नंबर ऑफ टन्स फिक्स है, उसकी लेंथ, कॉइल की जो लेंथ है वो अगर फिक्स है, तो H जो है वो करंट के वेरी करने से इंक्रीज होगा. मींस मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, या जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अप्लाई जो फोर्स है वो करंट इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ेगा. अगर H हमारा बढ़ता है तो B इज प्रोपोर्शनल टू H, B इज प्रोपोर्शनल टू H, तो उसी प्रोपोर्शन में B भी इंक्रीज होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई करंट है उसको वेरी करके मैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकता हूं. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी उसके साथ साथ सिमिलर उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा. अच्छा, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो H है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, और जो B डेवलप होगा या जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होगी वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है, उस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डेवलप हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ये होगी. या हम कह सकते हैं कि मैं एक सर्किट, एक कॉइल लेता हूं या एक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट बनाता हूं. ये एक कॉइल है, सोलेनोइड कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है और इसकी जो लेंथ है वो L है. N और L फिक्स है. मैं क्या करता हूं, BH कर्व मुझे ड्रॉ करना है. BH कर्व को ड्रॉ करने के लिए मुझे BH का रिलेशनशिप पता है. B is proportional to H and H is also proportional to current I. मैं इस कॉइल को एक वेरिएबल DC वोल्टेज, एक वेरिएबल DC सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूं. जब इस वोल्टेज V की वैल्यू 0 है, इस वोल्टेज V की वैल्यू 0 है, तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू भी 0 होगी.
तो हम I का B के साथ, I का H के साथ और H का B के साथ रिलेशनशिप देखने के लिए मैं एक BH कर्व ड्रॉ करता हूं, या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है B और H का वो मुझे ड्रॉ करना है। तो दिस इज H, x एक्सिस इज H और y एक्सिस को मैं B से रिप्रेजेंट करता हूं। हम क्या देखते हैं कि जब करंट की वैल्यू 0 है या करंट I इज 0, देन व्हाट आई सी कि H भी 0 होगा। H मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, यह मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह से एक सर्कुलर लूप टाइप ये होगा। मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल जिसका कि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जिसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मेजर करनी है, उसे मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर इस तरह से प्लेस कर देता हूं, यहां रख देता हूं। जो H हम मेजर कर रहे हैं वो इस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का H है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या कितना है फोर्स अप्लाई कर रहा है इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। और जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हम मेजर करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इस मैग्नेटिक या आयरन पीस की होगी या मैग्नेटिक मटेरियल की होगी। ट्रांसफार्मर के केस में ये कोई एक कोर भी हो सकता है जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और जिस कोर के थ्रू फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या जिस कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेवलप हो रही है। तो हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं। स्टार्टिंग में करंट I की वैल्यू 0 है, करंट I 0 मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू भी 0 है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी 0 होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है मीन्स इसमें प्रोड्यूस, इस कोर के अंदर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी 0 होनी है। अब मैं करंट को ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करता हूं। जब करंट इंक्रीज करता हूं तो एक इस तरह का बिहेवियर मुझे देखने को मिलता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे H की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है, उसी के प्रपोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस कोर का भी इंक्रीज होता है, सेम प्रपोर्शन में ये इंक्रीज होता है। एक पॉइंट के बाद, एक सर्टेन लेवल के बाद, एक करंट के मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या देखते हैं हम कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब H मैक्सिमम के ऊपर जो B की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में कितना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कितना ही प्रोड्यूस करूं या मैग्नेटिक फील्ड को कितना ही स्ट्रॉन्ग में डेवलप करूं, बट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो इस आयरन पीस में प्रोड्यूस हुई है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि वो कोर सैचुरेट हो गई है। तो जब कोर सैचुरेट हो गई, उस कोर सैचुरेशन के बिफोर की कंडीशन हमें स्टडी करनी है। कोर सैचुरेट होने के बाद कोर का हमारे मैग्नेटिक सर्किट्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि H मैक्स से बिलो ही हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, या ट्रांसफार्मर में जो हमारी कोर है उस पर जो H मैक्स है उससे मिनिमम ही हमको करंट प्रोड्यूस करना है। अगर उसके ऊपर हम करंट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा कोर सैचुरेट होता है। कोर सैचुरेट होने के बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है। जैसे सपोज पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हो, पावर ट्रांसफार्मर का अगर कोर सैचुरेट हो गया तो वो इस फिनोमिना को फॉलो नहीं करेगा, इस फिनोमिना को फॉलो नहीं करेगा, तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हो रहा है उसका भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो हम इससे पहले की कंडीशन को स्टडी करते हैं। पहले की कंडीशन को स्टडी ठीक है, यह सेम प्रपोर्शन में बी एच के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। अगेन मैं क्या करता हूं, इस करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने लगता हूं या इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज करता हूं। जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं डिक्रीज करता हूं तो
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस कोर से जो रिलेटेड है या इस कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी प्रोड्यूस हुई है वो भी सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये इस प्रोपोर्शन में डिक्रीज नहीं होकर के, डिक्रीज होता है लेकिन इस अलग ही पाथ को ये फ्लो करता है, इस डिफरेंट पाथ को ये फ्लो करता है। मींस ये इस सेम पाथ को फ्लो नहीं करके मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है वो इस पाथ को फ्लो कर रहा है। अगर इस पॉइंट को मैं ओ बोलता हूं, ये ए है तो ये पॉइंट बी है। तो हमने क्या देखा, इस आयरन पीस ने अपना एक मैग्नेटिज्म स्टोर करके रख लिया जिसकी वैल्यू ओ बी है। ओ बी यहां पर क्या है, ओ बी इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। या मैं कह सकता हूं जो मैंने करंट की वैल्यू को जीरो कर दिया, मिनिमम कर दिया है, या इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया है, उसके बाद भी इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या इसका मैग्नेटाइजेशन हो गया और कुछ मैग्नेट इसने स्टोर करके अपने अंदर रख लिया या रिटेन करके रख लिया। तो जो मैग्नेटिज्म इसने स्टोर करके रखा या रिटेन करके रखा, वही इस मैग्नेटिक मटेरियल का की रिटेंटिविटी होती है, रिटेंटिविटी कहलाती है। मींस इसने इतना मैग्नेटिज्म अपने अंदर स्टोर करके रख लिया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां अवेलेबल नहीं है, फिर भी इसके अंदर इतना मैग्नेटिज्म स्टोर्ड है या इतना मैग्नेटिज्म इसने अपने पास रिटेन करके रखा हुआ है। इससे क्या नुकसान है या इसकी क्या रेमेडीज हैं? सपोज अब मैं दोबारा वापस इसको करंट को जीरो से इंक्रीज करता हूं या इसका मैग्नेटाइजेशन वापस स्टार्ट करता हूं, इस मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जब मैं वापस इंक्रीज करता हूं तो इस समय जो बी स्टार्ट होगा या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी अब। और जब इस पॉइंट से स्टार्ट होगी तो बहुत मिनिमम वैल्यू पर, बहुत ही मिनिमम वैल्यू पर ये इसके सैचुरेशन लेवल को अटेंड कर लेगा। जब ये सैचुरेशन लेवल को इतने मिनिमम एच इंटेंसिटी या मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड में ये कोर आपकी सैचुरेट हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को ही हमें अवॉइड करना है। इस फिनोमिना को ही हमें, जो कोर के सैचुरेशन होने के फिनोमिना हो, जो मिनिमम फील्ड इंटेंसिटी, जो मिनिमम मैग्नेटाइजेशन, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्रोड्यूस करने पर जब ये सैचुरेशन हो रहा है तो इस सैचुरेशन को हमें अवॉइड करना है। किसी भी ट्रांसफार्मर में या मैग्नेटिक सर्किट्स में हमारी यही कोशिश होती है कि उसका सैचुरेशन बहुत जल्दी अटेंड नहीं कर ले। जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो सैचुरेशन है वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट मतलब एक्सेस नहीं कर ले। तो हम क्या करते हैं, तो जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है या जो मैग्नेटिज्म इसने अपना रिटेन करके रखा हुआ है, इस मैग्नेटिज्म को हमें वापस एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी सेटअप को जस्ट अपोजिट कर दूंगा। जो मेरा वोल्टेज भी मैंने अप्लाई किया है मैं उसकी पोलैरिटी चेंज कर दूंगा, या जो करंट का डायरेक्शन है उसको अपोजिट करता हूं। अब करंट का डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तो जो फील्ड इंटेंसिटी है वो भी अपोजिट होगी। तो मैं इसे तो एक अपोजिट करंट मैं फ्लो कराता हूं, वेरिएबल सोर्स को कनेक्ट करता हूं और एक अपोजिट करंट आई इसके अंदर फ्लो करवाता हूं। तो जब अपोजिट करंट आई को अब मैं वापस जीरो से स्टार्ट करता हूं और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करता हूं। जब मैं ग्रेजुअली करंट को इंक्रीज करता हूं, करंट जैसे जैसे मेरा इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन अभी एंटी क्लॉकवाइज है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। मीन्स इसका रिवर्स मैग्नेटिज्म इसमें स्टार्ट हो जाएगा। जब रिवर्स मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा तो क्या होता है, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी और ये कुछ इस तरह के पाथ को फ्लो करेगा। ये पॉइंट सी है, जो पॉइंट ओ एंड सी, तो दिस पॉइंट ओ एंड सी इज द नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है।
तो जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है इसके रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, दिस फोर्स इज नोन एज द कोर्सिव फोर्स। तो OC इज इक्वल टू द कोर्सिव। यहां OB क्या हुआ? OB हुआ रिटेंटिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, एंड OC इज द कोर्सिव फोर्स, कोर्सिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। या जो नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, टू रिड्यूस दिस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, या जो इसने रिटेन करके रखा हुआ है मैग्नेटिज्म, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए जो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ा, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, यहां पर हमारा मैग्नेटिज्म जीरो हो गया, या इसमें जो मॉलिक्यूल थे या डोमेन्स थे, जैसे आपने 11-12 में पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स होते हैं, जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं मींस 100% जब ये अलाइन हुआ तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ प्रोड्यूस हुई। उन डोमेन्स पर जब मैंने वापस रिवर्स डायरेक्शन में करंट लगाया या करंट को जैसे जैसे जीरो किया तो वो डोमेन मिस अलाइन हुए, मिस अलाइन होने से उनका मैग्नेटिज्म वापस रिड्यूस होने लगा। जब मैग्नेटिज्म रिड्यूस होने लगा तो एक पॉइंट पर आकर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उसने स्टोर करके रख लिया। करंट वैल्यू आई जीरो होने पर भी इसने अपना कुछ मैग्नेटिज्म स्टोर करके रखा हुआ है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को और एलिमिनेट करना चाहा। इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया तब अपोजिट डायरेक्शन में वो डोमेन अलाइन हुआ। जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन अलाइन हुए तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी रिड्यूस होने लगी और एक पॉइंट पर आकर के जीरो हो गई। जो अप्लाइड फोर्स या नेगेटिव अप्लाइड फोर्स है उसी को हमने कोर्सिव फोर्स का नाम दे दिया। अब मैं करंट को अगर कंटिन्यू इंक्रीज करता हूं नेगेटिव डायरेक्शन में तो सेम फिनोमिना होगा और यह क्या होगा, ये पाथ इस तरह से फ्लो करेगा और यहीं कहीं आके इसका वापस से अगेन एक सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। हमें उससे पहले के पाथ को फॉलो करना है। फिर मैं वापस इसको जब जीरो करता हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन में फिर एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ये कलेक्ट करेगा, उसी को एलिमिनेट करने के लिए इसे कंटिन्यू फ्लो करता हूं तो फिर नेगेटिव कोर्सिव फोर्स एंड देन ये इस तरह का एक पाथ फॉलो करता है। तो जो लूप जो बना है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में, मतलब करंट को जीरो से मैक्सिमम लेवल तक जाने में, वापस रिड्यूस करके जीरो आने में जो एक लूप हमारा फॉर्म हुआ है, इसी को हम हिस्टेरेसिस लूप या BH कर्व बोलते हैं, जो कि B और H को रिप्रेजेंट कर रहा है, या B और H का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हिस्टेरेसिस लूप है। अच्छा, ये जो हिस्टेरेसिस लूप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में डेवलप हो रहा है, हम क्या चाहते हैं कि ये हिस्टेरेसिस लूप मिनिमम हो, छोटे से छोटा हो, या इसका जो वॉल्यूम है या एरिया है वो स्मॉल हो। अगर ये हिस्टेरेसिस लूप लंबा होगा, बड़ा होगा, या इसका साइज इससे ज्यादा होगा, इट मीन्स उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बहुत ज्यादा होगा। जब हम उसे वापस से स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, तो वो इमीडिएट अपनी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको अटेन करेगा, मीन्स कोर सैचुरेट होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इस लूप की वैल्यू मिनिमम हो, कम से कम हो, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कम से कम हो। उसको एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अप्लाइड जो कोर्सिव फोर्स है वो भी मिनिमम और कम से कम हो। तो इस लूप को ही हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं, या इसे हम हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में एक तरह से लॉस प्रोड्यूस कर रहा है। हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जैसे पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर में हम पल्सेटिंग वोल्टेज मतलब AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो AC की नेचर क्या होती है, वो जीरो टू मैक्सिमम लेवल तक जाता है, वापस जीरो आएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में साइकिल अपना कंप्लीट करेगा। 20 मिली सेकेंड में जो एक लूप है या एक वेव फॉर्म है वो अपना साइकिल कंप्लीट करेगी। तो वहां क्या होगा, वहां जो हिस्टेरेसिस लूप की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी उस साइकिल के साथ साथ वेरी करेगी। तो वहां जो हिस्टेरेसिस लूप फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है
मीन्स मैग्नेटिज्म को अटेंड कर रहा है, वापस उसे एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये जो फिनोमिना उसके अंदर डेवलप होगा, उससे उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, लॉसेस प्रोड्यूस होंगे, और जो मैक्सिमम आउटपुट हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो प्राइमरी एनर्जी इस का कुछ पार्ट इस लॉस में या इस लूप में कन्वर्ट होगा, तो सेकेंडरी में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, वो कम आउटपुट मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि लूप जो हिस्टेरेसिस लूप है ये मिनिमम और कम से कम हो, तो इसे हिस्टेरेसिस, दिस इज द हिस्टेरेसिस लूप। अच्छा, हिस्टेरेसिस लूप इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि हिस्टेरेसिस, हिस्ट्रीन करके एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि लैगिंग बिहाइंड। यहां क्या लैगिंग हो रहा है? यहां बी इज लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम एच, मतलब एच अपना वैल्यू जीरो कर लेता है, बट बी स्टिल अभी उसके पीछे पीछे चल रहा है, अभी बी की वैल्यू जीरो नहीं हुई है, मतलब बी ऑलवेज एच के से लैग कर रहा है। तो ये जो लैगिंग फिनोमिना है, मतलब बी इज लैगिंग फ्रॉम एच, इज नोन एज द हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, तो यही हिस्टेरेसिस लॉस है। ट्रांसफार्मर में जो हमारा कोर है, तो कोर का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम वहाँ पर इस बात को कंसीडर करते हैं कि उसका जो हिस्टेरेसिस लूप है वो मिनिमम हो, या कोई वेंडर है, जैसे गवर्नमेंट अपने जो भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, पावर ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, वो जिस वेंडर से परचेस करते हैं वो उस अपने डेटा शीट में हिस्टेरेसिस लूप को कंसीडर करते हैं। उनकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि जो हिस्टेरेसिस लूप है वो मिनिमम हो, कम से कम हो, क्योंकि हिस्टेरेसिस लूप अगर का वॉल्यूम या इसका एरिया अगर मिनिमम होगा तो उसमें होने वाला हिस्टेरेसिस लॉस भी मिनिमम होगा। हिस्टेरेसिस लॉस मिनिमम होगा, इट मीन्स पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होगी। तो दिस इज दी बी एच कर्व। बी एच कर्व में हमने रिलेशनशिप डिराइव किया, बी प्रोपोर्शनल टू एच, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल is proportional to magnetic field intensity of external magnetic field. B is proportional to H and H is further proportional to I. अगर मैंने करंट I को इंक्रीज किया तो उसके प्रोपोर्शन में H भी इंक्रीज होगा, H इंक्रीज होने से इसके अंदर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये सेटअप अपने इस फिनोमिना को चेक करने के लिए एक सेटअप लगाया है। इस सेटअप में मैंने करंट को आई को इंक्रीज किया, करंट आई इंक्रीज होने से एच इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हुई। जब मैं करंट की वैल्यू को जीरो करता हूं या मिनिमम करता हूं तो बी अपने सेम पाथ को फॉलो नहीं करता है और इसकी वैल्यू ये लैग करता है, मतलब एच के साथ ये लैग करता है। इसी को हमने हिस्टेरेसिस लॉस कहा। जो ओबी की वैल्यू है, जो इसने कुछ मैग्नेटिज्म अपने अंदर कलेक्ट किया हुआ है, इसी को हमने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहा। इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स हमने और अप्लाई किया इन नेगेटिव डायरेक्शन, उसी को हमने कोर्सिव फोर्स का नाम दिया। और ये एक हिस्टेरेसिस लूप जो प्रोड्यूस हुआ, हम ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मिनिमम हो, इसका एरिया मिनिमम हो, इसका वॉल्यूम मिनिमम हो। तो दिस इज द बी एच कर्व इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक सर्किट्स। ओके, नेक्स्ट हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या है? भंवर धारा है, हिंदी में कहें तो हम भंवर धारा है। एडी करंट्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? तो एडी करंट्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड रेस्पॉन्सिबल। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोड्यूसिंग दी एडी करंट्स। एडी करंट्स किसी भी मैग्नेटिक सर्किट्स में, या हम पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो कोर जिस पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को रैप किया हुआ है, सपोज ये पावर ट्रांसफार्मर है, इसमें मैंने प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को यूज किया हुआ है। तो एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होंगी? मैं इसमें पल्सेटिंग वोल्टेज, मीन्स जब मैं इसके ऊपर एक एसी वोल्टेज अप्लाई करता हूं, इस ट्रांसफार्मर पर एसी वोल्टेज से इसको कनेक्ट करता हूं, तो इसमें
एसी करंट फ्लो होगा। एसी करंट फ्लो होगा तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंजिंग नेचर का होगा। जब फ्लक्स चेंजिंग नेचर का हो गया तो जो इसके टर्मिनल पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ई, इंड्यूस वोल्टेज डी फाई अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ई, वो भी पल्सेटिंग और चेंजिंग नेचर का होगा। अच्छा, ये फ्लक्स इस पाथ के थ्रू फ्लो हो रहा है, ओके। तो फ्लक्स चेंजिंग नेचर में, जब फ्लक्स चेंजिंग नेचर में, तो जो कोर है ये मैग्नेटिक कोर है। ये मैग्नेटिक कोर के अंदर भी क्या होना है, एक वोल्टेज, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि इस वोल्टेज या ईएमएफ के, इस वोल्टेज या ईएमएफ के लेंज लॉ से ये उसी कोज का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ। जैसे इस वोल्टेज वी की वजह से प्रोड्यूस हुआ तो जो अंदर ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, कोर के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो इसका अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो उस कोर में इटसेल्फ अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। वो जब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, अंदर कोर का कुछ रेजिस्टेंस है, जब कोर का कुछ रेजिस्टेंस है तो अंदर करंट्स फ्लो होंगी। या ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल इंड्यूस वोल्टेज है वो इस कोर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनके मूवमेंट से अंदर एक करंट फ्लो होगा। वो जो करंट फ्लो होगा वो इस क्लोज लूप में या क्लोज पाथ में वो करंट फ्लो होगा। और जो करंट फ्लो होगा उसकी नेचर इस टाइप से होगी, रिवॉल्विंग टाइप की होगी, या एडी, जिन्हें कि हम एडी करंट्स या भंवर धाराओं के नाम से भी जानते हैं। ये करंट क्या करेंगी, जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो, ये करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो अपने ही कोज का, मतलब इस वोल्टेज का जो इसके ऊपर अप्लाई है या जो करंट हमने अप्लाई किया हुआ उसी का अपोज करेंगी और रिजल्टिंग या नेट जो करंट है वो उसको रिड्यूस करेंगी। इसका एक लॉस ये भी है। एडी करंट्स मैग्नेटिक सर्किट्स में हम जो लीकेज करंट है उन्हें भी एडी करंट्स ही बोल सकते हैं। जो लीकेज करंट है वो भी ट्रांसफार्मर की बॉडी से या कोर से लीक करेगा। इसीलिए हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं या उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। उसके पीछे यही रीजन होता है, जो उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं या जो चार्ज का सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ या एडी करंट्स फ्लो हुई उसी को हम अर्थ में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस बॉडी को या सिस्टम को हम अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है वहां पर एडी करंट्स कोर के अंदर प्रोड्यूस होंगी। ट्रांसफार्मर की बात करें या मोटर की बात करें तो उसकी बॉडी में एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी। एडी करंट्स का सबसे बड़ा लॉस या नुकसान ये है कि ये, इसकी रेमेडीज ये हैं कि ये सिस्टम में हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग जनरेट करती हैं। तो हीटिंग जनरेट होने से क्या होगा, सिस्टम की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। हमें एक्सटर्नल कुछ कूलिंग अरेंजमेंट उसमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें एक्सटर्नल कूलिंग अरेंजमेंट्स हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग तो हीट होती है बट कोर भी एडी करंट्स की वजह से हीट होती है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज द एडी करंट। और एडी करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगी अपनी जो प्रोड्यूस्ड करंट है या जो मेन करंट है, मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो होती हैं, सरफेस पर ये फ्लो होती हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर में हमने देखा है, हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के केवल इफेक्टिव एरिया को यूज करते हैं। हम ट्रांसफार्मर में इस सिस्टम को इस तरह से भी बना सकते थे, मतलब इसका मैक्सिमम एरिया मैं यूज कर सकता था। मैक्सिमम एरिया को मैं ना इसमें प्राइमरी वाइंडिंग को मैं यहाँ रैप कर सकता था, मतलब मैक्सिमम एरिया को मैं यूज कर सकता था। बट मैंने क्या किया, इसमें इफेक्टिव एरिया को यूज करने के लिए इसकी कोर को इस तरह से डिजाइन किया है। या जो छोटे ट्रांसफार्मर है उसमें देखा होगा आपने, वो ई शेप में एक लेमिना टाइप का इस तरह से होता है वो, मतलब वो इफेक्टिव एरिया को यूज करते हैं या इसके मैक्सिमम एरिया को रिड्यूस कर देते हैं। जब मैक्सिमम एरिया रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली आर इंक्रीज होगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन है। किसी भी सर्किट का अगर मैं एरिया रिड्यूस करता हूं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कोर में, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से वो जो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही है उनका अपोज करेगा, उनको प्रोड्यूस होने से प्रिवेंट करेगा, तो एडी करंट्स मिनिमम प्रोड्यूस होंगी। ठीक है,
तो ये एक एडी करंट से, अच्छा एडी करंट से सिस्टम में हीटिंग प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने जो प्रीवियस सर्किट में देखा था कि इसके अंदर भी एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी। जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंजिंग नेचर का है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इसमें भी एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी। एडी करंट्स प्रोड्यूस होने से ये भी हीटिंग प्रोड्यूस करेगा या हीट होगा। इस फिनोमिना को हमने इंजीनियरिंग में कई जगह पे हम ऐसे पॉजिटिवली भी यूज करते हैं, जैसे इंडक्शन फर्नेस है। इंडक्शन फर्नेस में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। सपोज ये एक फर्नेस है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेटिक मटेरियल को इसमें ऐसे हैंग कर देता हूँ, लटका देता हूँ। तो जब चेंज मैग्नेटिक फील्ड इसमें कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रहा है, चेंज होने से इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे और हीट प्रोड्यूस होगी, और ये उस रीजन का अपोज करूंगी जिससे ये प्रोड्यूस हो रही है। मतलब ये जो इसमें मेन करंट है, मेन करंट का अपोज करेंगी। तो मेन करंट में ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करूंगा तो एडी करंट्स और ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जब एडी करंट्स और ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो इसकी हीटिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। जब हीटिंग कंटिन्यूसली इटसेल्फ इसके अंदर इंक्रीज होगी, उससे ये इतना जबरदस्त हीट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। और हम किसी भी मटेरियल्स को मेल्ट करने के लिए इस फिनोमिना को इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ऐसे ही जो मैग्नेटिज्म है, जब हमने इसे मैग्नेट बनाया या परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहा या करंट प्रोड्यूस करके हमने इसको मैग्नेट बनाया, तो इस फिनोमिना को भी हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किसी भी मटेरियल्स को उठा के रखने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं, और वो जब मैग्नेट प्रोड्यूस होने के बाद वो जो आयरन के पीसेज हैं उनको उठा के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे रखता है। तो इन फिनोमिनाज को स्पेशली बीएच कर्व और एडी करंट्स, इन दोनों को हम हमारे इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। ओके, हम एक बार सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी स्टडी कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। सपोज पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर मैं केवल एक ही वाइंडिंग को यूज करता हूं, मैं सपोज एक ही वाइंडिंग को इमेजिन करता हूं, एक ही वाइंडिंग को एज्यूम करता हूं, मैं जब इसमें करंट आई फ्लो करता हूं, तो करंट आई फ्लो करने से या इसको एसी वोल्टेज से जब मैं कनेक्ट करता हूं, तो करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है। करंट आई के प्रोड्यूस होने से पल्सेटिंग वोल्टेज की वजह से पल्सेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, और पल्सेटिंग करंट की वजह से पल्सेटिंग फ्लक्स इसके अंदर डेवलप होगा। या इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो चेंजिंग इन नेचर में होगी। जब वो चेंजिंग इन नेचर में होगी तो फ्लक्स भी चेंजिंग इन नेचर में होगा। जब फ्लक्स चेंजिंग इन नेचर में है तो फ्लक्स क्या कर रहा है, इस कॉइल की कंडक्टर्स को कट कर रहा है। इस कॉइल्स के जब वो कंडक्टर्स को कंटिन्यूसली कट कर रहा है तो ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, एक जिसे कि हम इंड्यूस वोल्टेज बोलते हैं, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसे हम इंड्यूस वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से या खुद के ही, मतलब सेल्फ मीन्स खुद के द्वारा, खुद कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स की वजह से अंदर वोल्टेज जो प्रोड्यूस है उसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज भी बोल देते हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूं, एक सेकेंडरी वाइंडिंग प्रोवाइड कर देता हूं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू जो फ्लक्स जनरेट हुआ वही फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होगा। तो जब प्राइमरी फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी वाइंडिंग को भी ये सेम कट करेगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसे कि हम सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज के नाम से बोलेंगे, या हम इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू इसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है या इंडक्टेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कह सकते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में इसे और डिटेल में और स्टडी करेंगे। थैंक यू।